हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का एग्जाम है 13 अक्टूबर को। उसके लिए हम सभी चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिससे जो आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये वीडियो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और ये आपकी जो बुक वन है, बुक वन का चैप्टर नंबर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ही आपकी जितनी भी बुक्स हैं, सॉरी, जो आपकी दो बुक्स हैं उनके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 1 मार्कर के क्वेश्चंस। जी, ये 1 मार्कर की क्वेश्चन है, 1 अंक वाले प्रश्न है। इसमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जैसे कि 3 या 4 मार्कर के होते हैं, तो उसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप इस शब्द से क्या समझते हैं। उस पे आपको यहाँ से डेफिनेशन की हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विध्रुवता का अर्थ बताइए, यानी दो ध्रुवीयता का अर्थ बताना है। उत्तर है, विश्व में सत्ता के दो केंद्रों ध्रुवों का होना, यानी एक विश्व में दो सत्ता का होना, यानी दो केंद्रों का होना, दो ध्रुवों का होना, संयुक्त का होना। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंक यानी एक विश्व में दो सत्ता का होना, जैसे कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा हमारा सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार डैश का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार किस चीज का प्रतीक है? शीत युद्ध का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है वो अस्तित्व में कब आया? 1917 में। ठीक है, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले साल के मिड टर्म एग्जामिनेशन में भी आया था। ठीक है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देशों को, जो पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी खेमे के देश है उनको दूसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीआईएस का पूरा नाम लिखिए। सीआईएस की फुल फॉर्म बतानी है, ये भी आपसे एमसीक्यू में 3-4 फुल फॉर्म्स दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म करेक्ट कौन सी है, वो पहचाने। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्वतंत्र राज्यों का राजकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे ये करते थे कि बर्लिन की दीवार कब बनी, वो ये इन वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। बर्लिन की दीवार जो थी वो 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। ठीक है, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? जो यूएसएसआर था आपको बताना, उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो रूस को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सुधारों की किस नीति सुधारों की किस नेता की शुरुआत की? सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत थी वो कौन से नेता ने की उसकी शुरुआत? तो मिखाइल गोरबाचे द्वारा सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की गई, मिखाइल गोरबाचे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकोल वाकिया किन दो भागों में टूटा था? जो चेकोल वाकिया था वो कौन से दो भागों में टूटा था? तो चेक तथा स्लोवाकिया, ये जो शब्द था ये इन दो शब्दों में टूटा था। चेकोल वाकिया जो था वह चेको स्लोवाकिया में टूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरुद्ध में कब व कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया गया? जो सोवियत संघ था उसने नाटो के विरोध के लिए कौन सा जो गठबंधन बनाया गया था, सैन्य गठबंधन, और वो कब बनाया गया? बनाया गया था सोवियत संघ ने नाटो के विरोध के लिए वार्सा पैक्ट एक गठबंधन बनाया था। कब? 1955 में, 1955 में। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए। सबसे पहले जो सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य थे वो कौन से थे, वो बताना है। वो थे रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन। नेक्स्ट है, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? रूस के जो गणराज्य थे दो, उनमें कौन से दो अलगाववादी आंदोलन चले गणराज्यों में? चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है,
इसका आंसर है चेचन्या और दागिस्तान। इन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। नेक्स्ट है सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। जो सोवियत की राजनीतिक प्रणाली थी वो किस पे आधारित थी, समाजवादी पे या फिर पूंजीवादी पे? तो वो थी आधारित समाजवाद पे। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना है? जो सोवियत संघ है हमारा वो कितने गणराज्यों को मिलाकर बना है? सोवियत संघ हमारा 15 गणराज्यों को मिलाकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस। पहला, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, यानी शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। आघात पहुंचाकर उपचार करना समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का विशेष मॉडल था। यानी शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना और समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं 2 मध्य एशिया देशों के नाम बताइए। सोवियत संघ से जो देश अलग हुए थे वो कौन से 2 मध्य एशिया के देश थे, उनका नाम बताना है। सो पहला है ताजिकिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया। ठीक है, यहाँ पे 3 बता दिए, ताजिकिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे 2 मध्य एशिया के देश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ताजिकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? जो ताजिकिस्तान में गृह युद्ध हुआ था वह कितने वर्षों तक चला और वह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो 10 वर्षों तक चला और 2001 में जाकर वह गृह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालक्रमानुसार लिखें। अफगान संकट, रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन। यहाँ पर आपको ये 4 से 5 घटनाएं दी है। सबसे पहले अफगान का संकट, नेक्स्ट आपका रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन होना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद अफगान संकट, बर्लिन की दीवार फिर गिरी, उसके बाद हुआ हमारा सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमिलित करें, यानी आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, मैचिंग करनी है यहाँ पे आपको। सबसे पहला दे रखा है आपको शॉक थेरेपी, रूस और बोरिस येल्त्सिन और वारसा, आपको इनकी मैचिंग करनी है। सो आंसर देखते हैं अपना। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, रूस एक सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था और बोरिस येल्त्सिन ये रूस के राष्ट्रपति थी और वारसा एक सैन्य समझौता था। ये इसका उत्तर है। ठीक है, शॉक थेरेपी हमारा आर्थिक मॉडल और जो रूस था वो एक सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था और बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे और वारसा एक सैन्य समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाएगा, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था कुछ सेट्स में। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है? सो शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचा गया। यानी जब शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस ने जो क्या किया, 90% उद्योग, 100 में से 90% उद्योगों को निजी हाथों में यानी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया औने पौने दामों पर, यानी कम कीमत में, किसी की कम कीमत तो किसी की ज्यादा कीमत दामों पर, ठीक है, उनको बेच दिया गया। यही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल है, तो इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताओ। शॉक थेरेपी जो हुई तो उसके 2 परिणाम बताना है। सो पहला है रूसी मुद्रा रूबल के रुपए में गिरावट आई। जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और बाकी बहुत सारे शॉक थेरेपी के परिणाम है कि कुछ जो उद्योग थे उनको रूसों ने जो था औने पौने दामों पर बेच दिया, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई और पूरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जो कुछ खाने पीने की चीजें थी जैसे ब्रेड, आटा, चावल, दाल, उनकी कीमत दुगनी हो गई। सो इस तरीके से शॉक थेरेपी के बहुत सारे परिणाम आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आप अकॉर्डिंगली जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ग्लास नौसत को स्पष्ट कीजिए। ग्लास नौसत का आपको अर्थ बताना है। सो ग्लास नौसत का अर्थ है उदारवाद या फिर खुलापन। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेस्ट्रोइका को स्पष्ट कीजिए। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पूर्ण रचना, यानी गोरबाचे सोवियत व्यवस्था को आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र रूप देना चाहते थे। जो हमारे मिखाइल गोरबाचे थे वो हमारी सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसको एक आधुनिक यानी एक मॉडर्न तरीके से लोकतांत्रिक रूप देना चाहते थे, आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहते थे। तो यहाँ पर पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पूर्ण रचना, उसको दोबारा से फॉर्म करना, उस चीज को दोबारा से बनाना, रीस्टार्ट करना बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ से आपके 4 मार्कर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। जो सोवियत संघ का विघटन था वो किन कारणों से हुआ, आपको 4 कारण बताने हैं। ठीक है, पहला है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जो सोवियत हमारा संघ था उसका विघटन हुआ, तो जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी उसको जो बेकार हुई वो कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हुई। नेक्स्ट है, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। जो सोवियत संघ था हमारा, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या फिर किसी भी विपक्ष की पार्टी के लिए जगह नहीं थी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। सोवियत संघ के विघटन के बहुत से और कारण हैं, बट आपसे यहाँ पे 4 पूछे हैं, सो आप यहाँ पे 4 ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी व्यवस्था में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी उसमें और जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखते हैं अपना आंसर। ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था सबसे पहले राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित था। जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी उस पर राज्य का अच्छे से पूर्ण रूपेण नियंत्रण था, नियंत्रित थी राज्य के उसमें। वहीं हम अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखें तो राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था, यानी राज्य का हस्तक्षेप कम था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी प्लान बिल्कुल इकोनॉमी थी, और जो अमेरिका था उसमें स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। जिस हिसाब से लोग परफॉर्म करते थे उसके आधार पर जो वहां की इकोनॉमी थी वो चलती थी। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी की महत्वता थी। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी। अधिकतम लाभ के पूंजीवाद सिद्धांत थे। उत्पादन के साधनों पर राज्य, जो साधन उत्पादन होते थे उन पर ही राज्य था। उत्पादन के साधनों पर बाजार का स्वामित्व नियंत्रण होता। ठीक है, ये हमारे सोवियत अर्थव्यवस्था में और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अंतर है। नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट है हमारा, गोरबाचे तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, वह सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। यहाँ पर आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी है कि गोरबाचेव तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, वह सुधारों का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि जो मिखाइल गोरबाचेव थे वे तो रोग का यानी जो रोग था उसका निदान यानी उसका एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे जो ठीक था, पर सुधारों का प्रयास भी ठीक था, पर जो उसमें सुधार करने थे वह भी ठीक थे, फिर भी जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो क्यों हुआ। तो आपको उसके पीछे के कारण बताने, ये आपसे 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो आप इस स्टेटमेंट जो नीचे दे रखे हैं इनको समझ के अपने भाषा में पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर। तो देखते हैं आंसर। गोरबाचे ने लोगों के आक्रोश को कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया। तो जो मिखाइल गोरबाचे थे उन्होंने लोगों का आक्रोश यानी जो गुस्सा था उसको कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था में ढील देते ही नागरिकों की उपेक्षा का ज्वार उमड़ पड़ा। यानी जैसे ही उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कुछ ढील देने की शुरुआत की तो जो वहां के नागरिक थे उनकी अपेक्षा यानी जो उनकी एक्सेप्टेशंस थी उनका ज्वार उमड़ पड़ा, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों के अनुसार गोरबाचे की कार्य प्रगति तीव्र नहीं थी, यानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो गोरबाचे की कार्य की प्रगति थी वो तीव्र नहीं थी, बहुत स्लो प्रगति थी। एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चखने के बाद जनता ने समाजवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया। यानी जब एक बार जो देश था वो स्वतंत्र हो गया, उसको स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया उस देश ने, तो वह फिर से समाजवाद की ओर
लौटने से उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ, ये बताना है हमारे को। सो भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सो जो भारत है हमारा, वो अभी विकासशील देश है, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो अभी डेवलपमेंट कर रही है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ठीक है, सो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सोवियत संघ के परिणाम बताने। सो पहला, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। जो विकासशील देश थे उनको अमेरिका की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप का एक अच्छा मौका मिल गया। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का, जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थी उसको एक धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व, जैसे इंडियन, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, उन सब पर, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका का एक प्रभुत्व हो गया, यानी अमेरिका की एक अच्छी पकड़ हो गई। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यानी कि जो MNCs है, उसको भारत व अन्य विकासशील जैसे जो देश हैं उनमें अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। तो इस तरीके से जो भारत देश है उस पर सोवियत संघ के विघटन के ये कुछ परिणाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, स्पष्ट करें। यानी जो सोवियत संघ का अंत हुआ वो समाजवाद का अंत नहीं है, ये स्पष्ट करना है आपको। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। एक विचारधारा रूप में समाजवाद अभी भी कायम बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर अभी भी विश्व के कई देशों में व्यवस्था कायम है। यानी सोवियत संघ में यदि समाजवाद का अंत हो गया तो ये विचारधारा, जो समाजवाद है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अभी भी कायम है। वह बदलते समय के अनुसार और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर विश्व के कई देशों में अभी भी अपनी व्यवस्था कायम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या शॉक थेरेपी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका है? तर्क दे। यानी जो शॉक थेरेपी थी जिसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, सो क्या वो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक बेहतर तरीका है? आपको अपना इसमें अपना आंसर देना है या अपने विचार देने हैं। सो नहीं, परिवर्तन तुरंत किए जाने की उपेक्षा धीरे धीरे होने चाहिए थे। जो परिवर्तन है वो तुरंत नहीं किए जाने चाहिए थे, उसकी अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। वहां की परिस्थितियां अचानक आघात सहन करने की नहीं थी, मतलब वहां की जो सिचुएशंस थी, वहां की जो परिस्थितियां थी वह अचानक से आघात यानी किसी भी तरीके की मुश्किल सहन करने के लिए सही नहीं थी। ठीक है, सो उनका ये कहना है कि परिवर्तन किए जाने चाहिए पर बिल्कुल तेजी से नहीं, धीरे धीरे किए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे? जो हमारे गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो ठीक थी पर फिर भी वो उसमें सुधार क्यों चाहते थे? गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वह 1985 में यानी 1995 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे, जो बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। फिर जो बात पहले से सबसे पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और बाद में वे सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जो कि निम्न कारणों से सोवियत व्यवस्था में सुधार चाहते थे। अब देखिए, पहले वो एक महासचिव थे, उसके बाद वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन गए, तो वह अपने अकॉर्डिंग सोवियत व्यवस्था में सुधार चाहते थे। तो वो कौन कौन से सुधार चाहते थे देखते हैं। सोवियत संघ में सूचना एवं तकनीकी विस्तार के लिए, जो सोवियत संघ था उसमें सूचना और जो तकनीकी विस्तार था उसके लिए वो कुछ चेंजेस चाहते थे। सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए कि वो अच्छे से और प्रगति करे और क्या कहते हैं और अच्छे से तरक्की करे। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यधिक जवाबदेह बनाने के लिए, जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव थे वहाँ के, उनको और अच्छे से जवाबदेह बनाने के लिए। सोवियत व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी उसको और अच्छे से डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, और पश्चिम के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए। उनके पश्चिम के साथ कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे, आपने देखा कि वहां पर कुछ पश्चिम की पार्टियां थी वो भी उनको छोड़कर चली गई, तो उनके साथ और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ की व्यवस्था में कुछ सुधार चाहते थे। ठीक है, यहाँ से अब हमारे 5 मार्कर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। बेसिकली आपके पेपर में जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे उसकी तरह ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन, रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बड़ी थी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जो रूसी मुद्रा थी उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। ठीक है,
और जो मुद्रास्फीति थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां की जो लोगों की जमा पूंजी थी यानी जो सेविंग्स थी वो खत्म होती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, यानी जो सामूहिक खेती थी, ग्रुप में सब मिलकर फार्मिंग करते थे, वो प्रणाली समाप्त हो चुकी थी तथा लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। लोगों के पास खाद्यान्न की सुरक्षा यानी खाने पीने की चीजें खत्म होती जा रही थी, उस चीज की सुरक्षा भी मौजूद नहीं थी। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। 1999 में जो वास्तविक जीडीपी थी यानी वहां की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली जो इनकम थी वो 1989 की अगर कंपैरिजन में देखें तो काफी नीचे था। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। जो वहां पे प्राइवेटाइजेशन हुई, निजीकरण यानी कि जो चीजें थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाती चली गई, उससे नई विषमताओं यानी नई प्रॉब्लम्स को जन्म मिला। आर्थिक विषमता और बढ़ गई, लोगों की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो कम होने की बजाय और बढ़ गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस और क्या आंसर्स करते हैं। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? देखिए, रूसी मुद्रा का नाम बताना है आपको। रूसी मुद्रा रूबल। रूसी मुद्रा जो है उसका नाम है रूबल। जैसे हमारी जो इंडियन करेंसी है, इंडियन मुद्रा है, उसका नाम है रुपए, ठीक है। और जो अमेरिका की है वो है डॉलर। तो इसी तरीके से रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। सामूहिक खेती प्रणाली क्या होती है? अब हमारे को बताना है सामूहिक खेती प्रणाली क्या होती है। आपको इसकी बेसिकली डेफिनेशन लिखनी है। सो भूमि पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण। जो भूमि है उस पर राज्यों का स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है। कृषि कार्य राज्य के लोगों द्वारा किया जाना। जो कृषि के कार्य है तो वहां पर जो राज्य में लोग रह रहे हैं उनके द्वारा किए जाते थे। सामूहिक खेती प्रणाली इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जो एक नई आर्थिक नीति आई उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक विषमता का बढ़ना, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी और खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त, यानी जो उनके खाद्यान्न के भंडार थे वो खत्म होते चले जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए तथा रूस यहाँ पे रूस एक सेकेंड तथा रूप जैसे परंपरागत मित्र की जगह यहाँ पे रूस आएगा तथा रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं जो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका जैसे देश से दोस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, अंतरराष्ट्रीय जगत में ना कोई स्थानीय शत्रु होता है और ना कोई स्थानीय मित्र। यानी अंतरराष्ट्रीय जगत एट प्रेजेंट अगर देखे जाए तो कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। इसलिए वरना राष्ट्रहित सर्वप्रिय होते हैं। जो हमारे राष्ट्रहित यानी जो हमारे राष्ट्र हैं वो ही हमारे सर्वप्रिय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय बदलाव के कारण प्रत्येक देशों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने आप को बदलाव के अनुसार ढाल ले। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल अगर चेंजेस के अकॉर्डिंग देखें अंतरराष्ट्रीय बदलाव के कारण जो प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है कि वह समय के अनुसार अपने आप को बदले और अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल ले। भारत ने भी विश्व व्यवस्था में स्वयं को ढाला है। तो जो भारत है उसने भी विश्व की जो व्यवस्था चल रही है एट प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला है। रूस के साथ भारत के संबंध मित्रवत एवं सहयोगपूर्ण है। जो रूस है उसके साथ भारत के जो संबंध है वो एकदम मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण है, पर अपने विकास के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन भी करना रहता है। पर जो भारत है उसको अपने विकास के लिए अमेरिका की नीतियों का समर्थन भी करना रहता है, यानी करना पड़ता है। भारत अपने संबंध अमेरिका से मजबूत एवं बेहतर बना रहा है। जो हमारा भारत देश है वो आज अगर एट प्रेजेंट देखें तो अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की काफी कोशिश कर रहा है, पर रूस के साथ भी पहले की बात ही अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। यानी रूस के साथ जो पहले के संबंध है वो तो है ही, पर वो रूस के साथ भी अपने संबंध काफी अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे उसकी सब हेडिंग को लिख कर उसको आपको फिर आगे 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। आपको सिर्फ ये हेडिंग्स लिखने से ही 6 नंबर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है हमारा पहला, शीत युद्ध का अंत। ऐसा माना जाता है कि जो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला वह शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। यानी ये कह रहा है जो शीत युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो चला ये शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम माना जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व 15 नए गणराज्यों का जन्म हुआ। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी विश्व में 15 नए गणराज्यों का जन्म हुआ। 15 नए गणराज्य सोवियत संघ से ही विश्व के सामने आए, जिसमें रूस, लातविया और बेलारूस, यूक्रेन आदि ये सभी देश थे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक। यानी जो अस्त्र और शस्त्र थे जैसे कि हथियार वगैरह होते हैं वो उनकी जो होड़ थी उसके ऊपर रोक लग गई थी। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका को समय समय पर हथियारों की होड़ में पूरी तरह से टक्कर दी। जब शीत युद्ध हो रहा था तो सोवियत संघ ने अमेरिका जो था उसको समय पर हथियारों की जो होड़ थी उसको पूरी तरीके से टक्कर दी। सोवियत संघ ने समय समय पर अस्त्र शस्त्रों का बहुत निर्माण किया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक लगी। जो सोवियत संघ था उसने पूर्ण अच्छे से जो अमेरिका था उसको अच्छे से पूरी टक्कर दी हथियारों के मामले में, और सोवियत संघ ने समय समय पर बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र यानी हथियार थे उनका निर्माण किया। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ थी उसके ऊपर रोक लग गई, हथियारों पर रोक लग गई। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद से विश्व में अमेरिका का वर्चस्व माना जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद से ये माना जाता है कि विश्व में केवल अमेरिका का ही वर्चस्व है, केवल अमेरिका ही एक शक्तिशाली देश है जो अभी भी माना जाता है। ठीक है, विश्व में अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से वर्चस्व कायम कर दिया है तथा संसार एक ध्रुवीय बन गया है। पहले जो विश्व था हमारा दो ध्रुवीय था, एक सोवियत संघ था और एक हमारा अमेरिका था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिका का वर्चस्व माना जाता है और विश्व जो है दो ध्रुवीयता की जगह एक ध्रुवीय विश्व बन गया है। आज भी अमेरिका का वर्चस्व विश्व में कायम है। बेसिकली अमेरिका ने देश पे पूरे विश्व पे काफी एक अच्छी छाप छोड़ी हुई है कि वो शक्तिशाली देश है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूंजीवादी की तरफ समाजवादी देशों का झुकाव। जो काफी देश थे जिनका पूंजीवादी की तरफ झुकाव हुआ, समाजवादी जो देश थे उनका। सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था से ही विश्वास कम हो गया। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद से ही समाजवादी जो देश थे उनका समाजवादी व्यवस्था से विश्वास कम हो गया तथा पूंजीवादी की तरफ उनका झुकाव बढ़ता चला गया। देखते ही देखते पूंजीवादी व्यवस्था शक्तिशाली होती जा रही थी। ठीक है, जो समाजवादी जो लोग थे उनका ही अपने देश की व्यवस्था से विश्वास जुटता जा रहा था और उनका झुकाव जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ने लगा और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो पूरे विश्व में शक्तिशाली होती जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा इसमें सोवियत संघ के हमारे विघटन के कारण परिणाम पूछे थे, ये परिणाम हमने बता दिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति मानने के किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हो गया था उसके बाद सोवियत संघ जो था उसको विश्व में शक्तिशाली बनाने के किन्हीं 6 कारणों को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, पहला है पूर्वी यूरोपीय एवं समाजवादी संघ की व्यवस्था को सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व का नाम दिया गया है, जो इसकी शक्ति का परिचायक था। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की व्यवस्था थी उसको सामूहिक रूप से द्वितीय विश्व का नाम दिया गया, जो इसी शक्ति का एक परिचारक था। ठीक है, वार्सा पैक्ट सैनिक गठबंधन का नियंत्रण सोवियत के पास। जो वार्सा पैक्ट था उसका सैनिक गठबंधन का नियंत्रण सोवियत के पास हो गया। सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी आगे थी। जो हमारी सोवियत संघ की व्यवस्था थी वो विश्व की काफी व्यवस्थाओं से देखा जाए तो आगे थी। उन्नत संचार व्यवस्था, ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, स्टील आदि का उन्नत भंडार होना एवं राष्ट्र के दूरस्थ हिस्सों पर पहुंचना। उन्नत संचार व्यवस्था जैसे ऊर्जा की, संसाधनों की, तेल हो गया, लोहा, स्टील आदि का काफी मात्रा में उन्नत भंडार होता था जो राष्ट्र के दूर दूर तक हिस्सों तक भी पहुंचाया जाता था।
उत्पादन में स्वनिर्भरता जिसमें पिन से लेकर कार का उत्पादन भी घरेलू बाजारों में किया जा रहा था। यानी जो उत्पादन था, प्रोडक्शन की जो कह सकते हैं क्वालिटीज थी या प्रोडक्शन करने की जो एक तरीका था वो इस तरीके से कि वो स्वनिर्भरता था, यानी पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट था, जिसमें एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी कार तक का निर्माण भी घरेलू बाजारों में स्वयं किया जा रहा था। ठीक है। सो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सोवियत संघ था वो इस रूप से शक्तिशाली था, ये उसके कुछ कारण है। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ही चैनल पर जल्दी आएगी नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।